करने के लिए एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके की कि उनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो सॉलिड बना है वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में किस तरीके के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आपके सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। सो हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ठीक है। सो सबसे पहले सॉलिड्स लेते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट जिनकी हम बात कर सकते हैं उनको कहेंगे एटॉमिक सॉलिड्स, ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज देखोगे, सबसे पहले नाम से क्या पता चल रहा है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या होंगे, एटम्स होंगे, मतलब वो सॉलिड क्या होगा, एटम से मिलकर बनेगा, ठीक है। सो अगर मैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, सो इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एटम्स, ठीक है। और एटॉमिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कौन से एटम्स होते हैं, वो होते हैं नॉर्मली नोबल गैस एटम्स, ठीक है। वो इनर्ट होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, या उनके बीच में किसी तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि नोबल गैस एटम्स इनर्ट, उनके बीच में क्या होता है, उनके पास क्या होता है, ऑक्टेट कन्फॉर्मेशन, राइट, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नॉट कन्फॉर्मेशन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की खास बात क्या है कि वो स्टेबल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब उसको आयनाइज करना, ठीक है, या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना, एनायन बनाना, दोनों बहुत डिफिकल्ट चीज है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। इस वजह से जो नोबल गैस एटम्स होते हैं वो किसी तरीके का क्या बॉन्डिंग नहीं दिखाते, ठीक है। तो वो अगर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कैसे रहेंगे, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, किस तरीके का फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो जो फोर्सेस जो इन एटम्स को साथ में रखते हैं उन फोर्सेस को बोलते हैं, इनके बीच में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं से लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। ये फोर्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिस्टॉर्ट होने की वजह से होती है, ठीक है। सो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, आप जब वंडरवॉल्स इंटरैक्शंस, वंडरवॉल्स फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्टॉर्ट हो रही है, उसके चारों तरफ जो आप स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देख रहे हैं किसी एटम के चारों तरफ, तो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्टॉर्ट हो सकती है, और डिफरेंस इन से दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या होता है, इस तरह के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेस क्या होते हैं, वेरी वीक होते हैं इन नेचर, दे आर, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि दे आर वेरी वीक फोर्सेस, और से यू कैन से कि वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस जिनकी आप बात करते हो, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि ये एटम्स डेफिनेटली सॉफ्ट होंगे, क्योंकि ये सॉलिड्स डेफिनेटली सॉफ्ट होंगे क्योंकि एटम्स एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड नहीं है, तो वो सॉफ्ट हो सकते हैं, राइट। और इनके पास क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इन एटम्स को अलग अलग करने के लिए, इन एटम्स को दूर करने के लिए, या फिर इन एटम्स को, सो दैट कि ये एटम्स लिक्विड फॉर्म में जा सके, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो इनका सॉफ्ट होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास आयंस नहीं है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये हो गई बात एटॉमिक सॉलिड्स की। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, सो लेट्स से ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, किस तरह का सॉलिड में किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर व्हाट, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इस तरह के सॉलिड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, एटम से नहीं, मॉलिक्यूल से मिलकर, ठीक है। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी मैं इनको भी कैरेक्टराइज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्लासिफाई कर सकता हूं, सॉरी। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे कैन बी नॉन पोलर और दे कैन बी
पोलर, है ना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर और पोलर हो सकते हैं। नॉन पोलर, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो मैं क्या ले सकता हूँ, CCl4 या फिर H2, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का एक सॉलिड, और दूसरा पोलर में लेट्स से HCl, ठीक है। HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट सफिशिएंटली से आयनिक कैरेक्टर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl और H में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो सफिशिएंटली आयनिक कैरेक्टर भी होता है। तो इन दोनों के सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करेंगी, उनके बारे में बात करते हैं। तो नॉन पोलर सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज सी वो नॉन पोलर हैं तो उनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं है चार्ज का, तो उनके बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं वो होते हैं वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस, और अगर ज्यादा प्रिसाइजली बात करें तो मैं लिख सकता हूं डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। और ये फोर्सेस जो होते हैं ये वीक होते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन फोर्सेस काम करते हैं, वंडरवॉल्स फोर्सेस, और सारी वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑलमोस्ट बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। तो ये जो इस तरीके के सॉलिड्स हैं ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट इज लो, एंड बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं तो अगेन कोई आयंस फॉर्म होने का चांस नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स ही हैं, है ना। और अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है, सी देयर इज सफिशिएंटली पोलराइजेशन ना, कि मॉलिक्यूल्स क्या है, एक तरफ ज्यादा नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव तरीके का चार्ज है, तो एक डाइपोल बन रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एक डाइपोल बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाइपोल दिखाना चाहूं तो ये प्लस एंड हो गया, जो क्रॉस एंड होता है, सो ये प्लस तरीके का दिख रहा है, सो ये प्लस एंड हो गया, ये माइनस एंड हो गया। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पोलर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल होता है। तो इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि जब हम सॉलिड लेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे डाइपोल्स ओरिएंटेड होंगे। तो इनके बीच के जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस ना। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस किसी भी वंडरवॉल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो अगर मैं सिर्फ इस कैटेगरी में बात करूं, ऑल्दो ये लोग भी सफिशिएंटली सॉफ्ट होते हैं, बट अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूं तो दे आर सॉफ्ट, तो इफ दे आर कंपैरेटिवली हार्ड, इनसे हार्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स सफिशिएंटली हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो ही होता है। HCl हम नॉर्मली क्या देखते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है रूम टेम्परेचर पे, तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और यहां भी इतना ज्यादा क्या हो रहा है, नॉर्मली आप देख रहे हो कि HCl में पोलराइजेशन है, बट कुछ आयंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं। कुछ क्या बोलते हैं, जब तक जैसे HCl में वाटर में डालू तो कहानी अलग होगी, क्या होगा, H+ और Cl- आयन बनेंगे। बट प्योर HCl जो है, जिस तरीके का बॉन्ड है उसमें कोई आयन क्रिएट नहीं हो रहा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, इधर भी ये भी इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत वीक कंडक्टर, ठीक है। इसी कैटेगरी में मैं एक और कैटेगरी डाल सकता हूं, तीसरे तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आइस की, आइस क्या होता है, सॉलिड वाटर, है ना। सो वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्सेस, ठीक है। तो इधर H बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, वर्क्स एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। सो हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन स्ट्रांग है, इनसे भी स्ट्रांग है, इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी स्ट्रांग है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर सफिशिएंटली, हम कह सकते हैं कि दे आर हार्डर। सो अगर हम सिर्फ इन तीनों में कंपेयर कर रहे हैं, वैसे तो ये सारे ही सॉफ्ट हैं, मतलब सारे ही जो इस तरीके के सॉलिड्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। अगर हम कंपेयर करें दूसरे सॉलिड से, फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड से, जो मैं अभी बात करूंगा, या फिर कोवैलेंट सॉलिड से, या फिर मेटालिक सॉलिड से, उन सबसे कंपैरेटिवली ये सब बहुत सॉफ्ट हैं। बट अगर इन तीन कैटेगरीज में ही बात करें तो ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो ये उससे भी हार्डर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है।
बट मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो है, ठीक है। और अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो अगर मैं कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड ले सकता हूं तो नॉर्मल स्टेट में इस तरह के सॉलिड्स भी इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट अगर मैं इनको किसी तरीके से पानी में डालूं तो क्या होता है, H या किसी सॉल्वेंट में डालूं जिसमें H+ आयन बाहर निकल सकता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वही करेंगे जिनके पास H+ आयन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, किसी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तो ये बहुत ईजिली आयनाइज हो जाते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 एग्जांपल। अगर मैं बात करूं कोवैलेंट सॉलिड्स की अब, ठीक है, अपनी तीसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी या जो हम पढ़ सकते हैं अभी, वो हो गया कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जिनमें क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की तो मैं यहां एग्जाम्पल्स में लिख सकता हूं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट, डायमंड। तो इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से, सी डायमंड आप देख रहे हो, सो इसको क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट से, यू कैन से हार्डेस्ट मॉलिक्यूल, जो से आयरन को भी काट सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनकी ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, सो ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इस तरीके के सॉलिड्स की अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखना चाहूं, सो दे आर वेरी हार्ड, very hard and very high melting point, है ना। सो ये इनका बहुत हार्ड होता है, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इनमें कंडक्शन नहीं होता। सो दे आर ऑल्सो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें भी कोई चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए दे आर ऑल्सो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं से स्ट्रक्चर की तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, डायमंड, ये सारे क्या हैं, कार्बन के ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्म है, ठीक है। सो अगर मैं इनकी बात करूं तो डायमंड का तो एक हर कार्बन टेट्राहेड्रली दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। सो इसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है नेटवर्क में पूरा, तो अच्छा सॉफ्ट हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट में शीट्स होती हैं, शीट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ठीक है। सो ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसे एक प्लेन में इस तरीके से है, तो इसके नीचे एक और प्लेन ऐसे हो सकता है, सो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर वीक फोर्सेस से जुड़े रहते हैं, ठीक है। सो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, किसी एक ग्रेफाइट की किसी एक लेयर को हम बोलते हैं ग्रेफीन, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लेयर बाय लेयर ये पूरी चेन जो होती है कार्बन की बनी हुई जुड़ी रहती है, और ये इनके बीच में वीक इंटरैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। वीक इंटरैक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये से एरोमेटिक रिंग है तो पाई पाई इंटरैक्शंस हो सकते हैं, तो हमें उनकी बात नहीं करनी है, बट ये वीक इंटरैक्शंस के थ्रू जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। सो ये कंपैरेटिवली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि एक लेयर हो गई और उसके बीच में क्या हो गया, कुछ वीक इंटरैक्शंस हो गए। बट अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होता है, जैसे ये सिर्फ एक लेयर की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से डायमंड क्या होता है, टेट्राहेड्रली कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू पूरा एक नेटवर्क होता है, तो वहां पे डिफरेंट लेयर्स या ऐसा कुछ हिसाब नहीं है, वहां पे क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। सो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट फोर्सेस काम करते हैं। तो वो हो गया
डायमंड का स्ट्रक्चर। एक और फॉर्म होता है कार्बन का जिसको हम बोलते हैं फुलरीन। उसमें क्या होते हैं, से C60 फुलरीन एक नाम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक पूरा 60 कार्बन सी कोवैलेंट नेटवर्किंग में एक बॉल की शेप में जुड़े रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं फुलरीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कार्बन के ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स हैं। अभी हमारे पास और दो तरीके के सॉलिड्स बचे हैं, आयनिक सॉलिड्स